अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फी ज़माना बेरोज़गारी और महंगाई दोनों इस बुरी तरह बढ़ गई हैं कि बेरोज़गार लोगों के लिए भी गुज़र बसर करना मुश्किल हो गया है। तो बेरोज़गार का तो ज़िक्र ही क्या, मुलाजमत चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, एक एक असामी के लिए 100 लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए जब मुलाजमत चली जाती है तो आसानी से दोबारा नहीं मिलती। इस कहानी में मंजर इमाम साहब ने बेरोज़गारी के संगीन मसले को नहायत हल्के फुल्के अंदाज में बयान किया है कि बेरोज़गार लोग किन किन मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं। इसी तमीद के साथ आइए कहानी का आगाज़ करते हैं, जिसका उन्वान है बदनसीब, और इसके मुसन्निफ हैं मंजर इमाम। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक फ़कीर हूँ, और फ़कीर भी ऐसा कि फ़कीर भी मुझे घास नहीं डालते। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैं शुरू ही से ऐसा नहीं हूँ, बल्कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा मुलाजमत पेशा इंसान था। एक अदद बीवी भी थी, किराए का एक मकान भी था। गर्ज ये कि बुरी भली गुजर रही थी। मेरी बीवी नाखुश तो रहती थी कि मेरे पास दूसरों की तरह दौलत क्यों नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो नाखुश होकर राह फरार इख्तियार कर ले। बस साथ दे रही थी बेचारी। फिर ऐसा हुआ कि सबसे पहले मुलाजमत गई। यूँ तो हम में से हर एक की कभी ना कभी मुलाजमत चली जाती है, लेकिन मेरी मुलाजमत के जाने का वाक़या कुछ अजीब है। यहाँ पर ये बता देना ज़रूरी है कि आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी मुलाजमत जा चुकी हो। वो कभी ये नहीं कहते कि इन्हें मुलाजमत से निकाल दिया गया है, बल्कि वो यही कहेंगे कि भाई क्या बताऊँ, बॉस से फड्डा हो गया था, मैंने भी आसरा नहीं किया, फाइल फेंक कर और इस्तीफ़ा इसके मुंह पर मार कर चला आया। बास तो ये कहते हुए भी सुने गए हैं कि बस बॉस को मैंने गिरेबान से पकड़ा और 2 हाथ लगा दिए। लेकिन जब इनके दफ्तरों में जाकर मालूम करें तो सूरत हाल बिल्कुल बरक्स होती है। खैर, तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे मुलाजमत से बहुस्न खूबी निकाल दिया गया। मैं इस तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी कहानी नौकरी से निकाले जाने के बाद शुरू होती है। मैं जब ये खबर लेकर अपने घर पहुंचा तो बीवी की तेवरियों पर भी बल पड़ गए। तुम्हारे साथ तो यही होना था, उसने कहा। तुम किसी जगह टिककर काम कर ही नहीं सकते। ये क्या कह रही हो? इससे पहले मुझे किस नौकरी से निकाला गया है? ये तो मेरा पहला मौका है। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे आसार बता रहे थे कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब चूँकि इस कयाफे का तो कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं खामोशी रहा। अब बताओ क्या करोगे? बीवी ने जले कुटे लहजे में दरियाफ्त किया। जाहिर है दूसरी मुलाजमत तलाश करूँगा, मैंने जवाब दिया, और मुझे उम्मीद है कि दूसरी मुलाजमत मिलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैं बहरहाल एक तजुर्बेकार आदमी हूँ। दफ्तर वाले तो ऐसे आदमियों की तलाश में रहते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन से मैंने दफ्तरों की खाक छाननी शुरू की तो पता चला कि दफ्तर वाले ऐसे आदमी की तलाश में नहीं थे। इन्हें कुछ और चाहिए था, मिसाल के तौर पर सिफारिश या रिश्वत, और मेरे पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं थी। लिहाजा नाकामी होती चली गई। मैं जब शाम को थका हारा घर पहुंचता तो बीवी की पेशानी के बलों में इजाफा हो चुका होता। वो मेरी सूरत देखते ही समझ जाती कि मैं नाकाम वापस आया हूँ। लिहाजा होता ये कि मुझे घर में कदम रखते ही ज़िंदगी से बेजारी शुरू हो जाती, क्योंकि वो फुल स्टॉप और कौमे वगैरह के बगैर ही मेरी शान में कसीदे शुरू कर देती थी। मैंने अपने करम फरमा से जब इसका हल दरियाफ्त किया तो उन्होंने बहुत आसान हल बता दिया। अब मैं यहाँ अपने करम फरमा का भी तारुफ करवा दूँ। वो बहुत मज़े के आदमी हैं, मशवरे देना इनके बाएं हाथ का खेल है, और ऐसे ऐसे मशवरे दिया करते हैं कि अक्ल तंग रह जाए। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि और भी बहुत से लोग इनसे मशवरा लिया करते हैं। तो मैंने बीवी की इस बेजारी का तज़किरा किया तो वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूँ जिस पर अमल करोगे तो घर पहुँचते ही बीवी की डांट फिटकार से महफूज रहोगे। तो जल्दी बताएं जनाब। सूरत हाल ये हो गई है कि घर जाने को दिल ही नहीं करता। इसका इलाज ये है
کہ گھر میں ہنستے مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ کرم فرما نے بتایا، بالکل اس طرح جیسے تمہیں کوئی بہت زبردست ملازمت مل گئی ہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ گھر جاتے ہی ڈانٹ پھٹکار سنو گے نہیں۔ انہوں نے کہا، کچھ دیر گزرنے کے بعد بتا دینا کہ آج بھی تم ناکام آ رہے ہو۔ میں نے اپنے کرم فرما کی ہدایت پر عمل کیا اور ایک اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ترکیب کا رد عمل کتنا خطرناک ہوگا۔ ہوا یہ کہ جب میں مسکراتے ہوئے گھر پہنچا تو بیوی بھی مجھے دیکھ کر ایک دم سے خوش ہو گئی اور وہ اپنی ڈانٹ پھٹکار بھول گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتا سکتا وہ ایک دم سے باہر چلی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جب میرے گھر میں پڑوسی عورتوں نے آنا شروع کر دیا، میری بیوی اپنی تمام ہمدرد خواتین کو میری ملازمت کی خوشخبری سنا کر چلی آئی تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ مجھے کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی۔ ساری عورتیں مٹھائی اور دعوت کا مطالبہ کر رہی تھیں، لیکن جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ ملازمت نہیں مل سکی ہے تو سب کی سب مجھے برا بھلا کہتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ سب کا یہی خیال تھا کہ میں اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ آخر ان سبوں کو سمیٹ کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہاری مسکراہٹ نکلی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے وہ تو میں تمہیں خوش کرنے کے لیے مسکرا رہا تھا، میں نے کہا۔ جہنم میں گئی ایسی مسکراہٹ، تم سے شادی کر کے میں تو پچھتا رہی ہوں۔ اس سے بہتر تو یہی تھا کہ ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہتی۔ ارے تم کوئی مرد ہو؟ تم پر تو لعنت برستی ہے۔ نوکری ملی نہیں اور چلے آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے جیسے بہت بڑا تیر مار لیا ہو۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتی رہی، لیکن میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ اب مجھے اس کرم فرما پر غصہ آ رہا تھا جس کے بیتوکے مشورے نے مجھے مروا دیا تھا، لیکن یہ غصہ کچھ دیر کا تھا کیونکہ ان کے مشوروں کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کے بغیر میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لہٰذا کچھ دنوں تک ملازمت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد میں پھر ان کے پاس پہنچ گیا۔ اب تو میں زندگی سے بھی عاجز آ چکا ہوں، میں نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ایک کام کر لو تو نوکری مل جائے گی۔ جلدی بتائیں کون سا کام ہے؟ میں نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ تم کسی دفتر میں ملازمت کے لیے جاؤ اور جب وہ لوگ توقع کے مطابق کام دینے سے انکار کر دیں تو ان کے دفتر کے دروازے پر بھوک ہڑتال شروع کر دو۔ کیا کہا؟ بھوک ہڑتال؟ ہاں ہاں، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ بھوکے تو تم ویسے بھی رہتے ہو، اس بار یہ بھوک ذرا منظم انداز کی ہو جائے گی۔ تم بس ایک بار یہ کام شروع کر دو، پھر میرا کمال دیکھنا۔ میں تمہاری حمایت میں بہت سے نعرے لگانے والوں کو بھیج دوں گا۔ اس کرم فرما کی بات میں اتنا ہی جادو تھا کہ میں تیسرے ہی دن اس مشورے پر عمل کر بیٹھا۔ میں بڑی شان سے ایک دفتر میں داخل ہوا اور میں نے دفتر کے باس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیا کام ہے آپ کو؟ ایک آدمی نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ مجھے ان سے ملوا دیں۔ بہرحال کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد مجھے باس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو ایک ادھیڑ عمر خونخوار انسان تھا۔ اس کے سامنے جاتے ہی میں نے بولنا شروع کر دیا۔ دیکھیں جی، یہ سب چھوڑیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ملازمت چاہتا ہوں۔ بے روزگاری نے میری حالت خراب کر دی ہے اور مجھے ملازمت دینا خود آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا، اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو اور آپ کی فرم کو جو نقصان ہوگا اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا؟ یہ دھمکی سن کر باس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جاؤ نکلو یہاں سے۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں جناب، میں کہتا ہوں کہ جاؤ نکلو۔ جب میں اس چیخم دھاڑ کے باوجود وہیں پر کھڑا رہا تو اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے مجھے دفتر سے نکلوا دیا۔ یعنی بالکل وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ میں دفتر سے باہر آیا اور دروازے سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، بھوک ہڑتال کے لیے۔ یہ ایک آئیڈیل جگہ تھی۔ بہت سے لوگوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، لیکن وہ مجھے سمجھ نہیں سکے تھے۔ سرسری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ میں کب تک اسی طرح بیٹھا رہوں، اور اگر بیٹھا بھی رہوں تو فرم کے باس
اور دیگر لوگوں کی کیا خاک سمجھ میں آتا؟ لیکن بہرحال یہ تشویش زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی۔ استاد یعنی وہی کرم فرما دفتر ختم ہونے سے پہلے ایک بینر لے کر میرے پاس آ گئے۔ وہ بینر انہوں نے میرے عقب میں درخت سے باندھ دیا۔ اس بینر پر موٹے موٹے لفظوں میں لکھا ہوا تھا، میں ملازمت نہ ملنے کے سبب اسٹائل اینڈ وسٹائل ایجنسی کے خلاف بھوک ہڑتال کر رہا ہوں۔ بینر لگنے کی دیر تھی کہ آتے جاتے لوگ میری طرف متوجہ ہونے لگے۔ استاد، میں اب کرم فرما کو استاد ہی لکھا کروں گا۔ انہوں نے میرے گلے میں 2-4 ہار بھی ڈال دیے تھے اور خود یہ تماشا کر کے ایک طرف چلے گئے۔ لوگوں نے میرے چاروں طرف ایک دائرہ بنا لیا۔ میں ان کے درمیان خود کو احمق تصور کر رہا تھا۔ ایک دفعہ دل میں آیا کہ اسی احمقانہ بھوک ہڑتال پر لعنت بھیج کر یہاں سے نکل لوں، لیکن اب اتنے لوگوں کے درمیان سے اٹھنا مشکل تھا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ دفتر والوں کو بھی میری اس بھوک ہڑتال کی خبر مل گئی تھی۔ دفتر کے بہت سے لوگ مجھے دیکھنے آئے۔ سب کے سب میرا مذاق اڑا رہے تھے، طرح طرح کی آوازیں کس رہے تھے اور میں اپنی گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس فرم کا باس بھی غصے میں بھرا ہوا میرے پاس چلا آیا۔ اے مسٹر، یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے ملازمت نہیں ملی تو میں آپ کے دفتر کو تباہ کر دوں گا، آپ کی ساکھ برباد کر دوں گا۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر میرے پاس سے اٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ وہاں موجود لوگوں کی دلچسپی مجھ میں کم ہوتی چلی گئی اور بالآخر بالکل ہی ختم ہو گئی۔ وہ چونکہ ایک کاروباری اور دفتری علاقہ تھا، اس لیے شام ہوتے ہی سناٹا ہو گیا۔ ہر طرف ہوکا عالم اور میں اکیلا ایک درخت کے نیچے دھونی جمائے بیٹھا تھا۔ عجیب مذاق خیز صورتحال تھی۔ استاد کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ موصوف مجھے اس عذاب میں مبتلا کر کے کہیں غائب ہو چکے تھے۔ رات کے وقت چند آوارہ گرد کتے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ دیر تک حیران ہو کر میری طرف دیکھتے رہے، پھر ایک دوسرے سے چھیڑخانیاں کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ لیے۔ بھوک ہڑتال کی وجہ سے میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اٹھ کر بھاگنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن اگر بھاگ جاتا تو ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں بیٹھا رہا۔ بھوک کے علاوہ پیاس نے بھی برا حال کر دیا تھا۔ حالانکہ بھوک ہڑتال کرنے والے کچھ نہ کچھ پیتے تو رہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ تو ایسا بھی نہیں تھا۔ کون مجھے پانی پلاتا؟ کون میری دلجوئی کرتا؟ میں بے وقوف وہاں گلے میں ہاتھ ڈالے تنہا بیٹھا تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں درخت سے ٹیک لگاتا اور کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ کمال یہ ہوا کہ رات کے وقت کچھ پولیس والے بھی ٹہلتے ہوئے اس طرف آ نکلے، لیکن وہ بھی بس ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھ گئے۔ میرے خیال میں یہ پہلا موقع تھا کہ پولیس نے کسی عام آدمی میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا۔ خیر، تو اسی عالم میں بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی اور کاروباری زندگی پھر شروع ہو گیا۔ دفتر کھل گئے، لوگ دفتروں میں آنے لگے۔ انہی لوگوں میں اس دفتر کے لوگ بھی تھے جس کے خلاف میں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ وہ باس بھی سامنے سے گزرا، لیکن سب نے مجھے نظر انداز کر دیا تھا۔ کسی کو بھی میری پرواہ نہیں تھی، بلکہ آج تو لوگ کچھ زیادہ ہی مذاق اڑا رہے تھے۔ بھوک اور توہین کے احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن خود پر جبر کرتے ہوئے میں بیٹھا ہی رہا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کا یہ حال تھا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرے چھانے لگے۔ رات کو تو اٹھ کر چہل قدمی بھی کر لی تھی، لیکن اس وقت ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دوپہر بھی ہو گئی اور استاد بھی دکھائی نہیں دیے۔ لوگوں کے لیے اب مجھ میں دلچسپی بھی ختم ہو گئی تھی۔ دفتر والے بھی لفٹ نہیں دے رہے تھے، اس لیے یہاں بیٹھے رہنا بیکار ہی تھا۔ خود کو برا بھلا کہتے ہوئے بالآخر میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت اتنے زور کا چکر آیا تھا کہ اگر درخت کا سہارا نہ لیتا تو ڈھیر ہو چکا ہوتا۔ بہرحال جیسے تیسے دفتر پر ایک حسرت کی نگاہ ڈالتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ بیان کرنا تو فضول ہی ہے کہ اس طرح مجھے پسپا ہوتے دیکھ کر لوگوں نے کتنا مذاق اڑایا تھا۔ خیر، جب گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا تو وہاں بیوی تیغ بے نیام بنی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ برس پڑی۔ آ گئے نا عیش کر کے؟
2 दिन तक खूब तफरी की, दोस्तों के यहाँ गुलछरे उड़ाते रहे और अब मक्कारी करते हुए घर वापस आए हो। आप अंदाज़ा लगाएं इस जली कुटी का कितना दर्दनाक असर हुआ होगा। भूख और प्यास ने हालत खैर कर दी थी और वो कह रही थी कि मैं 2 दिन ऐश करके आया हूँ। अच्छा बक बक मत करो, मैं गुस्से से बोला। कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। खाने को क्या होगा? खाक घर में है ही क्या जो तुम्हारे लिए पका कर रखूँ? अगर खाने पीने का इतना ही शौक है तो पैसे भी तो लाया करो। बहरहाल इस औरत से चूँकि बहस बेकार थी, इसलिए मैंने इधर उधर से खुद ढूंढ ढांड कर आटा वगैरह निकाला और बीवी के सामने रखकर इसे रोटियां पकाने की दरख्वास्त की और खुद बेहोश हो गया। दूसरी सुबह मैं गुस्से में भरा हुआ उस्ताद के पास जा पहुंचा। उस्ताद उस वक्त भी किसी आदमी को मशवरा देने में मसरूफ़ थे। मुझे देखकर वो एकदम से नाराज़ हो गए। मैं इसीलिए तुम जैसे बेसब्रों को मशवरे नहीं देता, उस्ताद ने कहा। भूख हड़ताल को सिर्फ 24 घंटे गुजरे और तुम वहाँ से भाग लिए, तो और क्या करता? क्या ज़िंदगी भर भूखा प्यासा वहीं बैठा रहता? मैं जलकर बोला। और आपने तो मुड़कर देखने की भी जहमत गवारा नहीं की। आपने कहा था कि मैं अपने आदमियों को लेकर पहुंच जाऊंगा जो मेरी हिमायत में नारे लगाएंगे, तो कहाँ गए वो आदमी? अजीब घामड़ो तुम। अगर मैं फौरी तौर पर अपने आदमियों को लेकर पहुंच जाता तो यही समझा जाता कि ये किसी मंसूबे के तहत हो रहा है। हाँ, अलबत्ता 2-4 दिन गुजर जाते, भूख हड़ताल की खबर शाया होती, लोगों को मालूम हो जाता, उस वक्त तुम्हारी हिमायत की जा सकती थी। वरना किसी को क्या मालूम कि शहर में एक आदमी भूख हड़ताल किए बैठा है। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। उस्ताद ने बिल्कुल ठीक कहा था। मैं ही बेसब्रा साबित हुआ, वरना उस्ताद का मशवरा तो बिल्कुल दुरुस्त था। ये तो ठीक है उस्ताद, मैंने गहरी सांस ली। वाकई ये मेरी ही गलती है, लेकिन ये तो बताओ कि अब क्या करूं? अब तो दुकानदारों ने उधार देना बिल्कुल बंद कर दिया है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक तरह से मेरी और मेरी बीवी दोनों ही की भूख हड़ताल हो गई है। अब एक तरकीब यह है कि तुम फ़ौरन मास्टर दीनू के पास चले जाओ। उस्ताद ने मशवरा दिया। मैंने उनसे तुम्हारे लिए बात कर ली है। अच्छा, मैं खुश हो गया था। कौन है ये मास्टर दीनू? तुम जाओ तो सही, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि वो जो भी कहें तुम्हें इस पर अमल करना है। अगर इनकार किया तो फिर और भी ख्वारी होगी। नहीं, अब चाहे कोई सा भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस्ताद ने उसी वक्त मास्टर दीनू के घर का पता लिखकर मेरे हवाले करते हुए कहा। मास्टर दीनू से रात के वक्त मुलाकात होगी, इनसे मेरा नाम लेना, वो तुम्हें फ़ौरन काम पर लगा देंगे। होना तो ये चाहिए था कि मैं वहाँ से घर चला जाता और रात के वक्त मास्टर दीनू से मिल लेता, लेकिन मुझ में बीवी की जली कुटी सुनने की हिम्मत नहीं रही थी। इसीलिए मैं दिन भर इधर उधर भटकता रहा और रात के वक्त मास्टर दीनू के घर पहुँच गया। अच्छा खासा घर था, खुशियों से भरा हुआ था। अंदर से बच्चों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, टीवी भी चल रहा था, खाने की खुशबू भी बाहर आ रही थी। अजीब सी हसरत होने लगी। काश मेरा घर भी ऐसा हो जाता, काश अपने हालात भी ऐसे हो जाते। बहरहाल मैंने इतलाई घंटी पर उंगली रख दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला एक अधेड़ उम्र बावकार सा आदमी था, जिसने रात की मुनासबत से नाइट गाउन पहन रखा था। इसके होठों के दरमियान सिगरेट दबी हुई थी। यह अंदाज़ा हो गया था कि वो अभी अभी खाने से फारिग हुआ है। मैंने जब उसे उस्ताद का हवाला दिया और अपना नाम बता दिया तो वो मुझे ड्राइंग रूम में ले आया। ड्राइंग रूम भी बहुत ज़ोरदार था, हर चीज़ करीने की और बेहद कीमती। अच्छा, तो फिर तुम सब कुछ करने को तैयार हो? इसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा। जी जनाब, मैं अपनी बेरोज़गारी से तंग आ चुका हूँ, मैंने कहा। ज़िंदगी एक अजाब बनती जा रही है। ठीक है, तो फिर तुम कल ही से काम शुरू कर दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लेकिन मुझे करना क्या होगा? भीख मांगनी है, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। हैं? क्या कहा? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें बाकायदा भीख मांगनी है। ये किस तरह हो सकता है? मैं तो फिर भूखे रहो, वो खुश्क लहजे में बोला।
मेरी समझ में तुम लोगों की मंतक नहीं आती। तुम लोग भूखे रहते हो, आजिज़ आकर उल्टे सीधे धंधे करते हो, चोरियां तक करने लगते हो, लेकिन भीख मांगने में पता नहीं क्या शर्म आती है। अरे बाबा, ये एक फ़न है, इसमें भी हुनर काम आता है। मेहनत होती है, अपना वक्त देना पड़ता है, अपने नफ्स को मारना पड़ता है, तब जाकर 2 पैसे हाथ में आते हैं। और तुम लोग तो ये समझते हो कि दफ्तर में काम मिल जाए तो ज़िंदगी आराम से गुजर जाए। इस घर को देखो, क्या कमी है इस घर में? ये सब मैंने भीख मांग मांग कर जमा किया है। मैं खुद भीख मांगता हूँ। क्या कह रहे हैं आप और भिखारी? मैं सोफे से उछल पड़ा। आहिस्ता बोलो, इसने जल्दी से कहा। मेरे घर वालों को नहीं मालूम कि मैं क्या करता हूँ। मैंने ये बात सबसे छुपा रखी है। मैं तो हैरत से मरा जा रहा हूँ जनाब। भीख नहीं मांगी तो भूख से मर जाओगे। अब जल्दी से सोच कर बता दो कि तुम्हें काम शुरू करना है या नहीं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। चलें ठीक है, मैंने भी चिल्लाकर हामी भर ली। मैं तैयार हूँ। अब बताएं मुझे क्या करना होगा। ये हुई ना बात मर्दों वाली। मास्टर तीनों मुस्कुरा दिया। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। लेकिन मैं फिर हिचकिचाने लगा। अगर किसी ने पहचान लिया तो? यही तो हमारा कमाल है कि तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। तुम्हारा गेटअप इतना शानदार होगा कि तुम्हारी बीवी भी धोखा खा जाए। तुम खुद बताओ, क्या तुमने मुझे कभी पहचाना? मैं तकरीबन 50 मरतबा तुमसे भीख मांग चुका हूँ। यह और बात है कि तुम्हारी तरफ से मुझे आज तक एक पैसा भी नहीं मिला। खैर, ये कहकर शर्मिंदा ना करें। आप तो ये बताएं कि मुझे अब क्या करना है, किसके पास जाना है। देखिए, मैं तुम्हें इसका तरीका बता देता हूँ, मास्टर दीनू ने कहा। वैसे जब तुम मेरे पास आ गए तो ये समझो कि तुम्हारा काम बन गया, क्योंकि इस शहर में फ़कीरों का सबसे बड़ा ठेकेदार मैं ही हूँ। मैं ही जगह अलाट करता हूँ। मुझे चूँकि तुमसे हमदर्दी हो गई है, इसलिए एक सोने जैसी जगह तुमको दे रहा हूँ। तुम न्यू मार्केट के ठीक सामने वाले दरख्त के नीचे बैठा करोगे। वो ऐसी जगह है जिसको हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगाई जाती हैं, लेकिन तुम बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ, कोई तुमको वहाँ से हटाएगा नहीं। और वो मेरा गेटअप, उसका क्या होगा? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, मास्टर दीनू जल्दी से बोला। इसके लिए तुम्हें हमारे रेस्ट हाउस जाना होगा। रेस्ट हाउस? मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। हाँ, रेस्ट हाउस। ये दरअसल एक मकान है जिसे हमने रेस्ट हाउस का नाम दिया है, मास्टर दीनू ने कहा। वो तमाम फ़कीर जिन्हें गेटअप की ज़रूरत पड़ती है, वो सुबह सवेरे इसी रेस्ट हाउस में जमा हो जाते हैं। वहीं इन्हें फटी पुरानी गुदरी मुहैया की जाती है, वहीं इनका गेटअप होता है और वहीं से वो धंधे पर निकल जाते हैं। फिर शाम को घर जाते हुए वो इसी रेस्ट हाउस में जाकर अपना गेटअप और गुदड़ी उतारते हैं, नहा धोकर अपना लिबास पहनते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म कारोबार हुआ। ऐसा वैसा, इतना मुनज़्ज़म कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, मास्टर तीनू ने कहा। अब तुम जाओ और कल से अपना काम शुरू कर दो। मास्टर दीनू ने रेस्ट हाउस का पता लिखकर दे दिया। मैं घर की तरफ रवाना हो गया। मैं इस वक्त मुतमईन था, अब चाहे कुछ भी हो, कल से तो हालात बदलने ही वाले थे, इसलिए एक दिन और बीवी की बकबक सही। बीवी ने हस्ब मामूल बुरा भला कहना शुरू किया ही था कि मैं जल्दी से बोल पड़ा। बस बस, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कल से मुझे मुलाजमत पर जाना है। ये अगरचे खुशखबरी थी, इसके बावजूद वो बहुत देर तक बकबक करती रही थी। मैं भी इसकी तरफ से ध्यान हटाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। सुबह होते ही मैं मास्टर दीनू के बताए हुए पते पर पहुंच गया। वहाँ एक चौकीदार मौजूद था। मैंने उसे मास्टर दीनू का हवाला दिया तो उसने फ़ौरन मुझे अंदर भेज दिया। वहाँ मेरे अलावा और भी बहुत से लोग थे। हर कमरा लोगों से भरा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे जाकर मिलूं। फिर आखिर जब मैंने एक आदमी से मालूम किया तो उसने भवें सुकेड़ते हुए पूछा, क्या नए हो? हाँ भाई, बिल्कुल नया हूँ, मैंने कहा। तो फिर 13 नंबर कमरे में चले जाओ,
उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। वहाँ तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। मैं 13 नंबर कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चला गया। इस कमरे का माहौल किसी छोटे से दफ्तर जैसा था। 2 मेज़ें और कुर्सियाँ रखी हुई थीं। लोग बड़ी संजीदगी से काम में मसरूफ़ थे। मैं भी एक मेज़ के पास जाकर खड़ा हो गया। इसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। हाँ, क्या बात है? कौन हो तुम? मुझे मास्टर तीनू ने भेजा है, मैंने बताया। अच्छा, समझ गया। इसने गर्दन हिलाई। मास्टर ने तुम्हारे बारे में बता दिया था। इसने एक मोटा सा रजिस्टर अपनी तरफ खिसका लिया। चलो अपनी एंट्री करवाओ। एंट्री? कैसी एंट्री? अरे भाई, एंट्री नहीं समझते? अपना नाम, पता, भीख मांगने का तजुर्बा वगैरह। लेकिन मुझे तो कोई तजुर्बा नहीं है। क्या कभी किसी से कर्ज नहीं मांगा? हाँ, कर्ज तो बहुत लिया है, बल्कि अब तक इसी पर गुजारा करता रहा हूँ। बस, तो इसको भी भीख ही समझ लो। चलो लिखवाना शुरू कर दो। मैंने अपने जुमला क्वाइफ लिखवा दिए। इस काम से फरागत हुई तो इसने मुझे एक कमरे में भेज दिया। इस कमरे का हाल ऐसा था जैसे वो किसी स्टूडियो का मेकअप रूम हो। हर तरफ आईने लगे हुए थे, मेकअप का सामान बिखरा हुआ। वहीं मैंने एक फकीर को देखा। इसका गेटअप कर दिया गया था। क्या बताऊं, इसकी क्या हालत हो रही थी, देखकर अफसोस महसूस हो रहा था। मेकअप करने वाला कुछ देर मुझ पर भी मेहनत करता रहा, फिर उसने मुझे आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। खुदा की पनाह, मुझे खुद अपने आप पर तरस आने लगा था। दिल चाह रहा था कि खुद को भीख देनी शुरू कर दूं। इस बाकमाल शख्स ने इतने गजब का मेकअप किया था कि मैं एक घिनौना बदसूरत इंसान बनकर रह गया था। रही सही कसर एक घिनौने बदबूदार पेमद लगे जुब्बे ने पूरी कर दी थी। मास्टर दीनू ने सच कहा था कि मेरी बीवी भी मुझे शनाख्त नहीं कर सकती थी। इस मकान से निकलकर मैं पैदल चलता हुआ उस जगह पहुंच गया जो मेरे लिए अलाट की गई थी। वहां वाकई कोई मुदाखलत करने नहीं आया था, लेकिन फिर वही बदनसीबी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं दरख्त के तने से सर टकरा टकरा कर खुदकुशी कर लूं। मैं शाम तक वहां बैठा रहा, झक मारता रहा, लेकिन मजाले किसी ने मेरी तरफ तवज्जो भी दी हो। भीख देनी तो बहुत दूर की बात थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। इस हाल को तो पहुंच गया था, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी साथ साथ चल रही थी। मैं सच कहता हूँ कि मेरी जगह कोई और इस गेटअप में होता तो शाम को 300-400 रुपये लेकर उठता, लेकिन मुझे क्या मिले? सिर्फ 2 रुपये। मैंने जब मास्टर तीनू से तस्करा किया तो उसने भी सर पीट लिया। दूसरे दिन मुझे किसी और गेटअप में बिठाया गया, लेकिन नतीजा वही। ऐसा लगता था जैसे लोगों ने इस बात की कसम खा रखी हो कि मुझे भीख नहीं देंगे, चाहे मेरा हुलिया कुछ भी हो जाए। इस दौरान ये हुआ कि मुसलसल फाका कशी से तंग आकर मेरी बीवी अपने मैके चली गई और मैं अपने तजुर्बात के साथ अकेला रह गया। ये तरकीब भी चूंकि उस्ताद की थी और बुरी तरह नाकाम रही थी, इसलिए मैं अपनी बदकिस्मती का रोना रोने के लिए उस्ताद के पास पहुंच गया। क्या बताऊं उस्ताद, पता नहीं कैसी किस्मत है, कोई मुझे भीख भी नहीं देता। किसी से भीख ले लेना प्यारे एक फन है, उस्ताद ने हंसते हुए कहा। इसका भी एक तरीका हुआ करता है। आखिर वो तरीका कौन सा है? तरीका यह है कि औरतों के दिलों में अपनी हमदर्दियाँ पैदा करो। उस्ताद ने बताया, अगर तुमने औरतों को मोम कर लिया तो समझ लो कि पैसे ही पैसे। तो औरतों को किस तरह मोम किया जा सकता है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ऐसा करो कि एक ईंट उठाकर ले आओ। क्या कहा? ईंट? हाँ, ईंट। तुम लाओ तो सही, मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ। उस्ताद के कहने के मुताबिक मैं गली से एक ईंट उठा लाया। उस्ताद ने मुझे ईंट के जरिए औरतों के दिलों को मोम करने की बेशबहा तरकीब बता दी। वो तरकीब ऐसी थी कि मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब तो मुझे भीख मिल ही जाएगी। गेटअप के बाद मैं अपनी मखसूस जगह नहीं गया, बल्कि उस्ताद के मशवरे के मुताबिक एक महल्ले की एक गली में पहुंचकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, रहम करो, करम करो, माई तुम्हारे बच्चे जिए, भूखे पर तरस खाओ, 2 दिनों से भूखा हूँ बहन जी। आवाज़ लगाते लगाते मैंने एक दरवाजे पर दस्तक दी।
دستک کے جواب میں ایک خوخار قسم کی عورت نکلی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں دروازہ توڑ رہا ہے؟ بہن جی، ذرا اس اینٹ پر تھوڑا سا نمک چھڑک دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی بہن جی۔ نمک چھڑک دوں؟ وہ کیوں؟ کیا بتاؤں بہن جی، 2 دنوں سے بھوکا ہوں، تم اس پر نمک چھڑک دو تو اسی کو کھا لوں گا۔ مردار، جب تو اتنا ہی بھوکا ہے تو نمک کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی کھا لے۔ اتنا کہہ کر اس نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اب وہی اینٹ میرے پاس ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اسی کو اپنے سر پر مار کر اس زندگی سے ہی نجات حاصل کر لوں۔ آپ خود ہی بتائیں، کیا مجھ سا بھی کوئی بد نصیب ہوگا